वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम एक ऐसे वाइकिंग की कहानी सुनने वाले हैं जो कि काफी सालों पहले एक बहुत बड़ी चालबाजी का शिकार हो गया था। बनना तो उसे एक राजा चाहिए था, लेकिन न जाने कितने सालों तक बस दर दर की ठोकरी खाता रहा। क्या वो अपना बदला ले पाएगा, वो भी घर वाले लोगों से, या फिर अंत तक आते आते वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी वाइकिंग्स की एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग बहुत पहले से होती है, 1895 AD से। हम यहाँ पे राजा की सेना को देखते हैं जो कि जंग जीत कर आया था। अपने साथ बहुत सारे गुलाम लाया था, साथ ही काफी सारे जंग से जीतने वाली चीजें जैसे कि खजाना और अच्छी अच्छी चीजें लाया था। अब जब ये राजा जंग जीत के आया था तो सभी बड़े खुश थे और उसका स्वागत भी बड़े अच्छी तरीके से किया जाता है। राजा अपनी बेटे और बीवी से बहुत प्यार करता है। उसका बेटा बड़े दिनों बाद अपने फादर को देख रहा था जो कि आते ही गले मिल लेता है। राजा अपने लूटे हुए खजाने में से एक लॉकेट निकालता है। राजा के बेटे का नाम एमिलिथ है, जिसे वो ये पहना देता है। राजा का एक भाई है जिसका नाम फ्योल है, जो कि हर वक्त राजा के साथ ही रहा करता था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्रूर था, लेकिन फिर भी अपने भाई का पूरा साथ दिया करता था। अब जैसा कि राजा जंग जीत के आया था तो यहाँ पे एक जश्न होने वाला था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि भाइयों भाइयों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, तो यहाँ पे भी यही सीन होता है। इन भाइयों के बीच में भी कुछ न कुछ चल ही रहा था। रात में राजा अपनी रानी के साथ में था। इसी वक्त रानी उनके कान भड़का देती है, क्योंकि राजा उन्हें अपनी जख्म दिखा रहे थे कि वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल है। जल्द से जल्द उन्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए, यानी कि वो अपने बेटे को राजा बनाने वाले हैं। तो रानी कहती है कि उनका बेटा बहुत छोटा है, अगर उसे इतना जल्दी राजा बना दिया जाएगा तो कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, खास करके इनका खुद का सगा भाई यानी कि फ्योर। अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा तो इनके बेटे को राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। राजा अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, लेकिन रानी की कही हुई बातों में वो आ जाता है। उसी रात को राजा अपने बेटे को एक बहुत ही पुराने पुश्तैनी मंदिर में लेके जाता है एक रिचुअल कराने के लिए। वो बताते हैं कि कई सालों पहले मेरे फादर भी मुझे ऐसे ही लेकर आए थे। यहाँ पर भी एक और लॉकेट दिखाया जाता है। छोटी छोटी गुफाओं के जरिए दोनों ही एक केव तक पहुँचते हैं, जहाँ पे पहले से एक प्रीस्ट था। ये अपने ईस्ट को यानी कि लोमड़ी को पुकारने लगते हैं, बिल्कुल लोमड़ी जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। प्रीस्ट इन दोनों के सामने एक बाउल रख देते हैं, पीने के लिए कहते हैं, और उसके बाद पूछते हैं कि तुम बताओ कौन हो, वुल्फ हो या इंसान हो। राजा चिल्लाता है, जोर से दहाड़ता है। एमलेथ को भी यही करना था, लेकिन ये बच्चा भी छोटा था जो कि जोर से नहीं दहाड़ पाया। राजा कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और कमजोर भी हो, तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। जिसके बाद कुछ रिचुअल्स करे जाते हैं, जिससे कि एमलेथ को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। एमलेथ को एक पेड़ को छूने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो पेड़ को छूता है तो कह सकते हैं कि इनकी फैमिली की जो भी पुरानी शक्तियां हैं वो भी एमलेथ के अंदर आ जाती है। वो एक विजन देखता है, एक ऐसा पेड़ जिसपे बहुत सारी लाशें लटक रही है। अब तक सुबह हो चुकी थी, दोनों यहाँ से बाहर आ चुके थे, लेकिन बाहर आते ही पता चलता है कि फ्योल ने तो यहाँ पे बगावत कर ही दी है। वो अपने सैनिकों के साथ आ चुका था। राजा अपने बेटे एमलेथ को कहता है कि भागो यहाँ से। एमलेथ भागता है, लेकिन उससे पहले राजा मारे जाते हैं। फ्योल ने अपने बड़े भाई यानी कि राजा को जान से मार दिया था। फ्योल अपने भाई के पास आके उनका सर धड़ से अलग कर देता है, यानी कि राजा का किस्सा बिल्कुल खत्म। एमलेथ भाग रहा था, लेकिन तभी फ्योल का एक सिपाही आके एमलेथ को पकड़ लेता है, लेकिन एमलेथ कैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के उस सिपाही की नाक काट देता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो जब तक अपने घर पे आ पाता तब तक तो सारी सिचुएशन बदल चुकी थी। फ्योल ने पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया था, हर किसी को मार काट रहा था। साथ ही में एमलेथ की माँ यानी कि रानी को भी वो उठा के ले गया था। एमलेथ को लगा था कि अगर वो बाहर निकला तो पक्का वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो चोरी छुपे बस यहाँ से भागने लगता है। वो सिपाही जिसकी नाक कटी है उसे काम दिया गया था एमलेथ को मारने का, लेकिन जब एमलेथ भाग गया था तो खुद की जान बचाने के लिए वो कहता है कि समुद्र में डूबने से एमलेथ की मौत हो गई है ताकि इसकी जान बच सके। लेकिन असल के अंदर एमलेथ मरा नहीं था, बल्कि नाव पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और एक वादा करके जाता है खुद से कि वो खुद की माँ का बदला लेने जरूर आएगा, बड़ा होगा और अपनी माँ को जरूर छुड़वा लेगा। एमलेथ एक छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही भयंकर तूफान का सामना किया, जिसके बाद कई साल आगे निकल जाते हैं। एमलेथ अब एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा बन चुका था। उसके कई सारे साथी भी थे जो कि अलग अलग छोटे छोटे गाँव के अंदर जाके अटैक किया करते थे और उन गाँव को हथियार लिया करते थे। इस बार भी ये एक गाँव के ऊपर कब्जा करने के लिए निकले हुए थे, हर जगह कत्लेआम मचा रहे थे। एमलेथ को हमेशा से खून खराबा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी कबीले का साथ देने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो रात हो चुकी थी। एमलेथ रात में जब एक गली से गुजरता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है, दिखने में बहुत ही भयानक, जिसकी दोनों आंखें ही नहीं थी। वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जादूगरनी थी। वो एमलेथ को बिना देखे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बताती है कि तुम्हारे चाचा यानी कि राजा के भाई फ्योर ने उसकी दोनों आंखें नोच ली थी, लेकिन फिर भी वो देख पा रही है कि उसके सामने कौन खड़ा है जो कि आगे का सारा भविष्य बदल देगा। एमलेथ के बारे में वो ऑलमोस्ट सारी चीजें बताती है और उसके बाद में सामने से गायब हो जाती है। एमलेथ को इसी दिन अगली सुबह पता चलता है कि कुछ गुलामों को राजा फ्योर को बेचा जाने वाला है। एमलेथ को बिल्कुल सही वक्त लगता है। उसी बोट के अंदर वो बिना किसी को बताए चोरी छुपे बैठ जाता है। गुलामों को लेके ये नाव आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा तेज तूफान आ जाता है। एक लड़की ऑलमोस्ट पानी से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन एमलेथ उसे बचा लेता है। इस लड़की का नाम ओल्गा था। नाव ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। सारे के सारे गुलाम पैदल चल चल के किनारे तक आ रहे थे। अब पता चलता है कि ये जिस
जिस जगह पहुंचे हैं, राजा फ्योल ने अब इसे ही अपना घर बना लिया है। फ्योल के जो सैनिक थे वो सारे गुलामों को अपने साथ लेके जा रहे थे। ओल्गा यहाँ पे एमलेथ को देख के पहचान जाती है कि वो इतना हट्टा कट्टा आदमी ऐसे ही बंदी बन के तो नहीं आया होगा, उसका जरूर कोई ना कोई मकसद रहा होगा, तो वो उसे बता सकता है। एमलेथ उसे बता देता है कि वो राजा का बेटा है, उसके चाचा ने सारी चीजें खराब कर दी थी, यानी कि फ्योल ने, और अब वो उसी का बदला लेने के लिए आया है। फ्योल यहाँ पे आ चुका था, सारे गुलाम उसके बिल्कुल सामने थे, हर एक गुलाम को चेक किया जा रहा था। वो एमलेथ को नहीं पहचान पाता क्योंकि एमलेथ बहुत बड़ा हो चुका था, हट्टा कट्टा हो चुका था, लेकिन वो एमलेथ को चुन लेता है क्योंकि उसे इसी तरीके के गुलाम चाहिए थे। अब एमलेथ यहाँ पे रह के यही ये काम कर रहा था। काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एमलेथ के सामने एक वुल्फ आता है जो कि उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। एमलेथ रात में उसका पीछा करके केव के अंदर पहुंचता है और उसके सामने एक प्रीस्ट बैठा मिलता है उसे। ये प्रीस्ट देखते ही एमलेथ को पहचान जाता है कि ये राजा का बेटा है जो कि अब लौट आया है खुद का बदला लेने के लिए। साथ ही में एमलेथ के सामने वो एक स्कल को भी रखता है। ये स्कल पिछले प्रीस्ट का था जिसका गला फ्योल ने काट दिया था, लेकिन ये प्रीस्ट कुछ ऐसे मंत्र पढ़ता है जिससे कि ये स्कल जिंदा हो जाता है और उसके बाद में एमलेथ से बातें करना शुरू करता है। एमलेथ पूछता है उस स्कल से, यानी कि पुराने वाले प्रीस्ट से, कि बताइए आखिर मैं अपना बदला कैसे ले सकता हूँ। ये स्कल बताता है कि अपने पिता का बदला लेने के लिए तुम्हें एक शक्तिशाली तलवार की जरूरत है जो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। मेहराना के खंडर में तुम्हें जाना पड़ेगा जहाँ पे जाना नामुमकिन है। ये वाला प्रीस्ट एमलेथ को बताता है कि वहाँ जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एमलेथ को अब खुद का बदला लेना ही था, इसीलिए वो उस खंडर की तरफ निकल जाता है। खंडर में जाते ही उसे एक मम्मी दिखाई देती है जिसके हाथ में वो तलवार थी। एमलेथ पास जाता है, तलवार को जैसे उठाता है तो वो मम्मी जाग उठता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन ये तो सब कुछ एक भ्रम था क्योंकि जैसे ही लड़ते लड़ते मम्मी एक रोशनी के अंदर आती है तो चीजें एकदम रुक जाती है। एमलेथ वापस सामने देखता है और उसके सामने ये मम्मी तलवार लेके ही बैठा था। तो एमलेथ को पता चलता है कि ये बस एक भ्रम पैदा करने वाली जगह है। एमलेथ वापस जाता है, उस तलवार को लेता है और इस बार ये मम्मी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। एमलेथ अब इस तलवार को लेके घूम नहीं सकता था, इसीलिए वो उस तलवार को छुपा देता है। एमलेथ जब कहीं जा ही रहा था तभी ओल्गा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मुझे कुछ तो बताओ। एमलेथ उसे बता देता है कि वो जल्द ही अपने चाचा फ्योल से बदला लेगा और सारे के सारे कैदियों को छुड़ा देगा, साथ ही में ओल्गा को भी अपने साथ ले जाएगा। राजा का एक बहुत ही बड़ा खेल होने वाला था जहाँ पे सारे कैदियों को एक साथ लेके जाया जा रहा था। ये खेल बहुत ही खतरनाक था, इसमें हर बार किसी न किसी की जान जाती ही थी। एमलेथ को भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 टीमें बना दी जाती है जिसके अंदर सभी एक दूसरे के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। ये गेम काफी देर तक चलता है, जिसके बाद में राजा के बेटे की यानी कि फ्योल के जो छोटा बेटा है उसकी टीम हारने लगती है तो वो खुद ही गेम के अंदर उतर जाता है और भागने लगता है। एक कैदी आके उसे ऑलमोस्ट जान से ही मार देता, लेकिन तभी एमलेथ आता है और उस कैदी को जान से मार देता है। अब आखिर था तो ये छोटा बच्चा उसका भाई ही। एमलेथ गेम को जीत चुका था, साथ ही में राजा के बेटे की भी जान बचाई थी, इसीलिए एक जश्न किया जाता है। साथ ही में फ्योल का जो बड़ा बेटा था वो एमलेथ के पास आता है और उसे आज रात की मोहलत देता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें आज रात मिल सकता है, तुम चाहो तो ओल्गा के साथ रह सकते हो, क्योंकि सभी को पता था कि एमलेथ और ओल्गा एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अगली सुबह चीजें बदलने लग जाती है। पता चलता है कि फ्योल के जो कुछ सिपाही थे उन्हें मंदिर पे मार के लटका दिया गया था। फ्योल का बेटा आता है और देख के चिल्लाने लगता है कि आखिर ऐसा किसने किया, अब सिपाहियों को आखिर किसने मारा होगा। ये सारा का सारा शक गुलामों के ऊपर जाता है, इसीलिए फ्योल का बेटा यानी कि राजा का बेटा हर गुलाम के ऊपर चिल्लाने लगता है, उन्हें मारने लगता है। लेकिन जब यहाँ पे प्रीस्ट आती है और वो उन्हें टच करके देखती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये काम गुलामों ने नहीं किया है, किसी काली शक्ति ने किया है। ये जो भी काली शक्ति है हमें उसे रोकना होगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ऐसा चलता रहा तो लोग यूं ही मरते रहेंगे। अगर तुम्हें लोगों को ऐसे ही मरते हुए रोकना है तो तुम्हें किसी न किसी की बलि देनी पड़ेगी, किसी इंसान की बलि, जिसके बाद में बलि के लिए एक इंसान को चुन लिया जाता है। फ्योल यहाँ पे बलि देने के लिए पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस मासूम को तो छुड़वा दिया जाता है, बल्कि राजा के खास सिपाही को ही उल्टा लटका दिया जाता है आग के अंदर, और साथ ही में उस प्रीस्ट को भी बांध दिया जाता है। फ्योल डर चुका था और अब उसे लग रहा था कि कौन होगा जो ऐसी हरकतें कर रहा होगा। गाँव के लोगों के साथ में जो कैदी है सारे के सारे मिलके रात में पहरेदारी देंगे। पता चलता है कि रात में जब पहरेदारी चल रही थी तो गाँव के लोग अपने आप ही खुद को मार रहे थे, गुलाम भी और साथ ही में सिपाही भी। एमलेथ को लगता है बिल्कुल सही मौका है खुद की माँ के पास में जाने का, वो अपनी माँ को छुड़वा के यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि वो उनका बेटा है एमलेथ, जो कि उस दिन भाग गया था और आज वो उन्हें बचाने के लिए आया है। मैं जल्द ही फ्योल को जान से मार दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन उसकी माँ तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही बदल देती है। वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया था, वो खुद मुझे अपना गुलाम समझते थे, मैं उनके साथ कभी नहीं रहना चाहती थी, वो बस पैसा जंग के पीछे लगे हुए रहते थे। लेकिन फ्योल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने मुझे हमेशा प्यार किया, हमेशा समय दिया, उन्हें कभी भी पैसे से प्यार नहीं था बल्कि मुझसे प्यार था। यही कारण है कि मैंने काला जादू करा, फ्योल को कंट्रोल में करके तुम्हारे बाप को मरवा दिया ताकि मैं खुद अपने हिसाब से रह सकूं। जब ये बात एमलेथ सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसकी माँ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन एमलेथ अभी भी नहीं रुकी थी, उसने तो और घटिया बात कर दी। उसने कहा कि अगर तुम फ्योल को मारना चाहते हो तो तुम उसे भी मार सकते हो, उसके बाद में तुम्हारे साथ रह लूंगी। एमलेथ जब ये बातें सुनता है कि उसकी माँ पूरी तरीके से पागल हो गई है, उसे तो बस सिर्फ और सिर्फ किंगडम चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से बस चला जाता है। लेकिन एमलेथ को बदला तो अभी भी लेना था, इसीलिए वो फ्योल के बेटे को जान से मार देता है और ओल्गा के पास जाके उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा।
पड़ेगा, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे जो बदला लेना था वो बदला मेरा पूरा हो चुका है, क्योंकि बदला लेने जैसी तो चीज ही नहीं बची। ओल्गा को पहले से सारी चीजें पता थी, इसीलिए वो एमलेथ को कहता है कि तुम्हें अपने बाप का बदला तो लेना ही चाहिए, तुम्हें फ्योल को जान से मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगली सुबह फ्योल को जब अपने बेटे के बारे में पता चलता है कि उसके बेटे को भी किसी ने जान से मार दिया, तो वो बहुत दुखी होता है। गुस्से में आके वो हर एक गुलाम को जान से मार रहा था। अब नंबर ओल्गा का था, ओल्गा का भी सर कटने ही वाला था कि तभी यहाँ पे एमलेथ आ जाता है, जो कि जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। एमलेथ ने ये भी कबूल कर लिया था कि उसने ही फ्योल के बेटे को जान से मारा है। अब तक सारे सैनिक एमलेथ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। ओल्गा इतनी देर के अंदर यहाँ से भाग चुकी थी। फ्योल के बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि एमलेथ को पकड़ चुके थे। फ्योल यहाँ पे अब एमलेथ को जान से मारने वाला था और उसे एक कमरे के अंदर लाके बंद कर देता है, लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे के फ्यूनरल में जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे एमलेथ के पास काफी सारे कौवे आ जाते हैं जो कि उसके बाप के सोल के थे। राजा ने वो जादुई कौवे भेजे थे ताकि वो अपने बेटे को यहाँ से बचा सके। कौवों ने एमलेथ की जान बचा ली और उसे आजाद कर दिया। फ्योल वापस आता है जब एमलेथ को मारने के लिए, तो वो उसे मिलता ही नहीं है। यहाँ हम एमलेथ को देखते हैं जो कि भाग चुका था। वो आगे जाके ओल्गा से मिल चुका था। ये दोनों बहुत आगे निकल गए थे। समय धीरे धीरे निकल रहा था और इन्हें पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है। साथ ही में इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। एमलेथ को जब ये बात पता चलती है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, तो उसे पता चलता है कि फ्योल इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, आज नहीं तो कल उसे जरूर मार देगा। तो फ्योल को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो बोट वाले को एक अंगूठी देता है और कहता है कि मैं वापस आऊँ, तब तक इसका ध्यान रखना और इसे अपने घर वालों के पास छोड़ दो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। वो फ्योल को मारने के लिए सीधा बोट से कूद जाता है। ओल्गा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ओल्गा को और अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए वो फ्योल को मारने के लिए पानी में कूद जाता है। एमलेथ अब बिना किसी की बात सुने सीधा राज्य तक पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सीन बहुत ज्यादा खराब था। लोग अपने आप ही खुद को मार रहे थे। ये सब कुछ हुआ था एमलेथ ने जो तलवार छुपाई थी उसके कारण, क्योंकि वो एक श्रापित तलवार थी और अब तक एमलेथ के हाथ में भी नहीं लगी थी। इसलिए उसके जितने भी दुश्मन थे वो अपने आप ही खुद की जान ले रहे थे। एमलेथ उस तलवार को अपने हाथ में लेता है, बचे हुए सिपाहियों को मारता है, जो भी कैदी बेचारे बंधे हुए थे उन सब गुलामों को छुड़वा देता है। जिसके बाद वो फ्योल के पास में जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ अब एमलेथ के ऊपर ही हमला कर देती है, यानी कि अपने बेटे के ऊपर। एमलेथ अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा जादुई थी। इसी चक्कर में वो तलवार अपने आप ही उसकी माँ को लग जाती है। एमलेथ कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ को मारे। अब तक यहाँ पे फ्योल भी आ चुका था, जो कि अपने छोटे बेटे और अपनी बीवी की बॉडी को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे पहाड़ी पे मिलो। एमलेथ जिसके बाद में वोल्केनो तक पहुंच जाता है। वहाँ पे पहले से ही फ्योल रुका हुआ था। इन दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली फाइट होती है। दोनों एक दूसरे का बहुत डट के मुकाबला करते हैं, बहुत ही भयंकर वाला। यहाँ पे एक तरफ तो वोल्केनो का आग निकल रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। फ्योल ने एमलेथ के सीने के अंदर तलवार घुसा दी थी, लेकिन एमलेथ की तलवार उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। उसने फ्योल यानी कि अपने चाचा का गला काट दिया था, लेकिन जिंदा कोई भी नहीं बच पाता। एमलेथ जीत के भी बेचारा मर जाता है। एमलेथ मरने से पहले एक विजन देखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।